हाय फ्रेंड्स, INIFS के क्रैश कोर्स के डे 16 में आपका स्वागत है। और ये हमारा INIFS के क्रैश कोर्स का लास्ट डे है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 को, जो कि बेस्ड है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आपने देखा कैसे हमने 15 से 16 दिन में कंप्लीट INIFS को रिवाइज करवाया है आपको। आपने यदि इसके प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। हमारा मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स में सिंपल है, हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत छोटा होता है, लगभग 20 से 30 मिनट का वीडियो होता है। इसमें मेन पॉइंट्स कवर किए जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद सीधा आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं। क्विज में देखते हैं कि आपको कितना मार्क्स आया है, आपको एटलीस्ट 60% आया है या नहीं आया है। यदि 60% नहीं आया है तो आप फिर से कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। और इस तरह के PDF आपको मिलते हैं जिसमें सब कुछ पिक्टोरियल फॉर्मेट में लिखा होता है। इसके माध्यम से आप चीज़ों को फाइनली रिवाइज कर पाते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा मेथड है, वीडियोज, मॉक एंड देन रिवाइज। राइट, रिवाइज कैसे करेंगे हम लोग? PDF के माध्यम से। तो यदि आप इन तीन चीज़ को करते हैं डेली बेसिस पर, मुश्किल से आपको 2 घंटा देना है डेली का, यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्रैश कोर्स के माध्यम से अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड विद हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के 5 सेक्टर्स के बारे में। राइट, तो यह सेक्टर मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का बैकबोन बनाते हैं। राइट, तो दोस्तों चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग आता है। तो दोस्तों इसमें हम नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट यूज करते हैं। वी डायरेक्टली यूज द नेचुरल रिसोर्स। राइट, कि जैसे मान लीजिए कि आपका खेती बाड़ी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और माइनिंग हो गया। किसान और खनिज निकालने वाले जो मजदूर होते हैं वही इस सेक्टर के सबसे बड़े हिस्सा हैं। राइट, तो मैंने आपको बताया माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, तो जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उसे हम प्रोसेस करते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं? न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए किसान ने गेहूँ उगाया लेकिन रोटी फैक्ट्री में बनेगी। यहाँ पे क्या होता है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे बड़ा रोल होता है। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फैक्ट्रीज हो गया, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? इंडस्ट्रीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड सेक्टर आता है हमारा, वो आता है टर्सरी सेक्टर। मैं आपको टर्सरी सेक्टर को समझाता हूँ, नीचे नीचे यहाँ पे है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में क्या होता है दोस्तों? टर्सरी सेक्टर में जो सर्विस पर बेस्ड होती है, ये किस पे बेस्ड होती है? टर्सरी सेक्टर सर्विस पे बेस्ड होती है। राइट, तो मतलब ये हुआ कि जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, IT सेक्टर। तो अगर आप किसी स्कूल, हॉस्पिटल या बैंक में काम कर रहे हैं तो आप इस सेक्टर के हिस्सा हैं। राइट, ऑब्वियसली आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप इस सर्विस सेक्टर के हिस्सा हैं। फिर आता है हमारा क्वाटरनरी सेक्टर, तो ये हमारा नॉलेज एंड रिसर्च का सेक्टर है। यानी दोस्तों जो रिसर्च और नॉलेज बेस्ड सर्विस का हिस्सा है, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट यहाँ पे आते हैं। जितने नए इनोवेशन होते हैं उनका बेस यही सेक्टर है। जितना भी इनोवेशन होता है ना, वो सब के सब क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। साइंटिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, या हमारे ये जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं। ठीक है, इन जो हमारे ये एंटरप्रेन्योर हैं वो सब हमारे क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। और जो हमारे क्यूनरी सेक्टर हैं दोस्तों, ये डिसीजन मेकर होते हैं। ये कौन होते हैं? सिंपल एक वर्ड बोले इनको तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर का मतलब क्या हुआ कि जो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग और स्पेशलाइज सर्विस पे फोकस करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, जैसे कि CEOs हो गए, जैसे कि पॉलिसी मेकर हो गए। राइट, जो कि हाई लेवल डिसीजन लेते हैं। राइट, सो दे आर कॉल्ड क्यूनरी सेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये लोग इकोनॉमी के बड़े डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन इकोनॉमी के 5 सेक्टर जो मिलकर हमारे देश की ग्रोथ को सेव कर देते हैं। कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट, तो अगर आपको ये जो प्रेजेंटेशन है यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये 5 तरह के सेक्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, और मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज सेक्टर के हायरार्की के बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं नॉलेज सेक्टर के हायरार्की के बारे में। यह इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल और हाई स्किल सेक्टर है। राइट, तो जो रिसर्च और डिसीजन मेकिंग से जुड़े होते हैं, तो चलिए समझते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा क्वाटरनरी सेक्टर होता है ना, बेसिकली नॉलेज बेस्ड सर्विस और रिसर्च पे फोकस करता है। यहाँ पे लिखा गया है रिसर्च एंड प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंसल्टेंट सभी यहाँ पे आते हैं। राइट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इसी सेक्टर में होता है। फिर आता है हमारा क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर क्या होता है? तो जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे आपको CEO देखेंगे, आप देखेंगे CEO, पॉलिसी मेकर आप देखेंगे। राइट,
सीईओ, पॉलिसी मेकर या मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब इस सेक्टर के हिस्से हैं जो बड़े बड़े डिसीजन लेकर इकोनॉमी को डायरेक्शन देते हैं। तो दोस्तों ये था नॉलेज इकोनॉमी के दो पावरफुल सेक्टर जो नई इनोवेशन और बड़े डिसीजन के जरिए देश को आगे बढ़ाते हैं। आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? इज इट क्वाटरनरी और इज इट क्यूनरी? चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अगली स्लाइड की ओर, और अगला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो इससे रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, राइट, हर एक साल रहता है, इसीलिए मैंने ये टेबल आपको डायरेक्टली बुक से ही लिया है और आपको इसको बाय हार्ट याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर और एलाइड रिवॉल्यूशन के बारे में, जिन्होंने भारत की कृषि और उत्पादन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाई। यह वह रिवॉल्यूशन है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर प्रोटीन रिवॉल्यूशन तक, राइट, हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो ये हमारा 1966, ये नहीं पूछेगा आपसे, बस देख लीजिए 1960 से 1978 में इंडिया की अन्नदाता किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। एम एस स्वामीनाथन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एस स्वामीनाथन जी इसका जनक माने जाते हैं, और इस रिवॉल्यूशन से हाइब्रिड बीज और नए टेक्निक आए जिससे गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970 से 1996 में आया गया, और जिससे भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, और इसका श्रेय जाता है वर्गीज क्यूरन को। वर्गीज क्यूरन जिन्हें हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। फिर आता है हमारा येलो रिवॉल्यूशन। तो अगर आप तेल बीज जैसा सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर को देखते हैं तो उसका क्रेडिट जाता है येलो रिवॉल्यूशन को, जो सैम पिट्रोडा जी के विजन था, सैम पिट्रोडा। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन। तो यहाँ ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? मछली पालन और एक्वा फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन 1973 से लेकर 2002 में अरुण कृष्णन नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अरुण कृष्णन को का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर आता है गोल्डन क्या फाइबर रिवॉल्यूशन। देखिए ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन से फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर को बूस्ट मिला, जिसका श्रेय निरपक तुतेज को जाता है। और ये भी रिलेटेड है, अब गोल्डन फाइबर आपको पता ही है जूट होता है, राइट, तो गोल्डन फाइबर जूट से रिलेटेड हो गया, और गोल्डन जो हो गया वो हमारा फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो और जूट का उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया। फिर आता है हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन। देखिए सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है? इंडिया में अंडा उत्पादन में वृद्धि करने वाली थी सिल्वर रिवॉल्यूशन, जो इंदिरा गांधी जी के दौरान, मिसेज इंदिरा गांधी है ना, जो इंदिरा गांधी जी के दौरान सफल हुआ। फिर आता है हमारा पिंक रिवॉल्यूशन, जो कि रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल, प्रॉन ओनियन से रिलेटेड, दुर्गेश पटेल। ब्राउन रिवॉल्यूशन, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन देखिए लेदर, कोकोए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। फिर रेड रिवॉल्यूशन, मीट टोमेटो, डॉक्टर विशाल तिवारी। ग्रे रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम। राउंड रिवॉल्यूशन, पोटैटो। और जो प्रोटीन रिवॉल्यूशन है, देखिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोटीन रिवॉल्यूशन को नरेंद्र मोदी जी ने कॉइन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोटीन रिवॉल्यूशन कॉइन किया गया था एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्शन के लिए। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मिशन भी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना था। तो दोस्तों यह थी भारत की एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की कहानी, जिन्होंने कृषि को नए आयाम तक पहुंचाया। आपका फेवरेट रिवॉल्यूशन कौन सा है इसमें से? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमने अभी तक कुल मिलाकर 10 से 15 रिवॉल्यूशन देखे, राइट, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, राइट। चलिए अब मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हम बात करेंगे भारत की कृषि व्यवस्था के बारे में। यह एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। चलिए देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर का एक क्विक ओवरव्यू। तो क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर भारत के जीडीपी का 78.8%, राइट, 78.8% कंट्रीब्यूट करता है। यह सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी की जान है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये जीवीए तो लिखा है यहाँ पे, तो जीवीए जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसको आप जो जीडीपी वाला टॉपिक है ना, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर लगभग 18% मान सकते हैं आप, 18% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीवीए में। अच्छा, यदि हम बात करें वर्कफोर्स इंगेजमेंट का, तो अमेजिंग फैक्ट है कि भारत की 54.6% यानी 54.6%, राइट, जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, राइट। तो मतलब हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में कृषि में इंगेज है ही है, ये मतलब हुआ ना। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब क्या हुआ कि आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। नई इरिगेशन टेक्निक, प्रिसीजन फार्मिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर को एक नए लेवल तक पहुंचाया है।
फिर आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार की क्या क्या इनिशिएटिव है। तो सरकार भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए नए इनिशिएटिव ला रही है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। तो ये जिसको जो किसानों को सुरक्षा देती है। और फिर आता है हमारा जोग्राफिकल एरिया। देखिए भारत में एग्रीकल्चर का टोटल जो एरिया है ना वो 328.7, कभी कभी स्टैटिस्टिक्स में भी सवाल आते हैं कितना परसेंटेज जीवीए है, कितना परसेंटेज वर्कफोर्स इंगेजमेंट है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। और यदि हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लगभग 328.7 मिलियन एरिया जो हेक्टेयर एरिया है वो भारत का एग्रीकल्चर में है। तो दोस्तों आपके सामने जो भी कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है सब रिफाइंड कंटेंट है, राइट। और देखिए ये जो हमने यूट्यूब पे सारा वीडियो डाल रहा है ना, कंप्लीट वीडियो नहीं अवेलेबल है, इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पेड कोर्स में होता है। तो यदि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको मिले सभी यूनिट के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ों को आपको बेसिक से आसान भाषा में समझाया जाता है। इसके माध्यम से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है और फिर आप उस पर एमसीक्यूज करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली 60+ मार्क्स ला पाते हैं, राइट। तो चलिए ये बातें हमने देख ली। तो भारत में एग्रीकल्चर का एरिया मैंने आपको बताया 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, राइट। तो दोस्तों यह थी इंडियन एग्रीकल्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू। आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्कफोर्स इंगेजमेंट, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब मैं आपको जीवीए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ इंडियन सर्विस सेक्टर का। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सर्विस सेक्टर के बारे में। आखिर यह सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। यह इंडिया के जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं, 2019-20 का डेटा है ये जीवीए डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला कैटेगरी है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो कि 18.3% जो है कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हमारी डेली लाइफ में जो भी शॉपिंग, ट्रैवलिंग, ऑनलाइन ऑर्डर और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है सब इसमें शामिल है। फिर देखिए फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज जो हैं, यानी दोस्तों इसका कंट्रीब्यूशन है 21.4%, यानी बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इकोनॉमी को चलाने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। तो दोस्तों अब बात कर लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस की, जो कि 15.6% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें गवर्नमेंट सर्विस, पॉलिसी, मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिसी मेकिंग इंक्लूडेड है। और फिर आता है अदर्स। तो दोस्तों सबसे बड़ा चंक है अदर्स का। इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, इंटरटेनमेंट, कंसल्टेंसी और बाकी सारे सर्विस सेक्टर आते हैं जो इकोनॉमी को एक हॉलिस्टिक ग्रोथ देते हैं। तो दोस्तों यह था भारत के सर्विस सेक्टर का एक झलक। तो मेन पॉइंट आपको समझ में आया किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट का 18.3, फिर फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सर्विस का 21.4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 15.6 और अदर्स में आपका आ जाता है 44.70। चलिए अब मैं आपको इंडिया के जीवीए में किस सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो इस चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा। तो एक चीज़, अच्छा ये चीज़ शायद रिपीट हो गया है, पिछला वाला चीज़ है उसको रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ सनराइज इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सनराइज सेक्टर पे सवाल हर एक साल आता है। तो दोस्तों भारत की इकोनॉमी की तेज़ी से बढ़ रही है और नए सेक्टर इमर्ज हो रहे हैं जो देश की तरक्की के इंजन बन रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सनराइज इंडस्ट्री की, जो नए और डायनेमिक सेक्टर को, जो इंडिया के भविष्य को सेव कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी। देखिए सनराइज सेक्टर होता क्या पहले ये समझ लीजिए, मतलब एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा नया और डायनेमिक सेक्टर जो इंडिया के भविष्य को सेव कर रहा है, इसको सनराइज बोलते हैं। पहला आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन एनर्जी क्या होता है। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। सोलर, विंड, बायो एनर्जी जैसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन का यह सेक्टर आने वाले समय का गेम चेंजर बन रहा है। दूसरा आता है हमारा फिनटेक। फिनटेक आप जानते ही होंगे, फिनटेक और टेकफिन क्या होता है, आपको अंतर मैंने बताया था। तो फिनटेक डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई जैसे इनोवेशन के साथ फिनटेक सेक्टर दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। आज का ज़माना कैशलेस ट्रांजेक्शन का है। फिर आता है हमारा आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात हो और इंडिया का आईटी सेक्टर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सॉफ्टवेयर, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम दुनिया भर में एक टेक हब के रूप में उभर रहे हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिमांड दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ हम इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल। ये सब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सनराइज सेक्टर है, ठीक है, सुन लीजिए एक बार ध्यान से। फार्मास्यूटिकल में क्या आएगा, देखिए कोविड-19 के बाद भारत फार्मा सेक्टर का पावर हाउस बन गया है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग रिसर्च, हेल्थ केयर सॉल्यूशन में इंडिया दुनिया भर में अपना जलवा दिखा रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑटोमोबाइल। तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का फ्यूचर यही है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर नए इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहा है, जो हमें ग्लोबल कंपटीशन में आगे ले जा रहा है। फिर आता है हमारा हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर की यदि हम बात करें तो देखिए
भारत मेडिकल टूरिज्म हेल्थ केयर सॉल्यूशन के लिए एक बड़ा सेंटर बन रहा है। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विस की वजह से हम ग्लोबल लेवल पर साइन कर रहे हैं। और फाइनली आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, यदि हम बात करें इंडिया, अगर देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे और स्मार्ट सिटीज़ इस सेक्टर को बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह था इंडिया के सनराइज इंडस्ट्री जो नई अपॉर्चुनिटी और जॉब क्रिएट कर रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन सा है? मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारा सेक्टर समझाया है। चलिए, तो ये आपको एक बार रिकॉल कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, फिनटेक और ग्रीन ग्रीन एनर्जी। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये जो टेबल है ना, ये जो चार्ट है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइए समझते हैं। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को दो मुख्य सेक्टर में बटी होती है। एक होती है ऑर्गेनाइज, एक होती है अनऑर्गेनाइज। आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी या एक एमएनसी जॉब और एक ठेले वाला व्यक्ति की जॉब में क्या अंतर होता है? तो आज हम इन दोनों सेक्टर के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, जो आपको कैरियर और फ्यूचर डिसीजन में बड़ी मदद करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि सिक्योर होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इनका एम्प्लॉयमेंट टर्म फिक्स होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या परमानेंट जॉब जिसमें काम और सैलरी फिक्स होती है। दूसरी बात है, इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक अकाउंट में आता है। फिर जॉब सिक्योरिटी होती है, इसका मतलब कि प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन होता है, राइट। फिर उसके बाद बेनिफिट्स मिलता है इन्हें, हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, पेंशन, बोनस जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब कि यह सरकार के कानूनों के तहत आता है, जैसे मिनिमम वेज, वर्क पॉलिसी। और फिर लास्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइज जॉब। अब ये तो हमने ऑर्गेनाइज जॉब की बात कर ली, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर आते हैं जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम बात करें, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर लें। अब एक होता है कुछ ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लें तो देखिए, दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इरेगुलर वेजेस, मतलब कभी इनकम ज़्यादा कभी कम, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। नो जॉब सिक्योरिटी, यानी कभी भी काम खत्म हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मिनिमल बेनिफिट, मतलब दोस्तों मेडिकल या पेंशन की सुविधा नहीं मिलती। अनऑर्गेनाइज जॉब मतलब यह फील्ड फार्मिंग, शॉपकीपिंग, डोमेस्टिक वर्क जैसे एरिया में होती है, जो मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉय या डेली वेज बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, यह थी। और देखिए जैसे कहाँ कहाँ है, फार्मिंग, शॉपकीपिंग और डोमेस्टिक वर्क। तो फ्रेंड्स, ये था ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मुख्य अंतर। आप किस सेक्टर में, ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इतना समझ लिया तो इस चैप्टर के बाहर और कुछ नहीं आएगा। जितना पॉइंट अभी मैंने आपको बताया है, इतना यदि आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे और इस पर आप क्विज अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप देख पाएँ कि आपने कितना ग्रास्प किया है। तो ग्रास्प करना चेक करना चाहते हैं तो क्विज अटेम्प्ट कीजिए, देखिए 60% मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्विज कहाँ मिलेगा, तो हमारे क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली फ्री क्विज भी कंडक्ट किया जाता है। तो विशेष जानकारी आप किसी प्रकार की चाहिए यदि जेआईबी से रिलेटेड, तो इस नंबर को आप सेव कर लें और आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।